Hello everyone, this is Professor Priya Mehta, and in this video we are going to see about June 23 EBCL paper. It is nothing but a post-mortem of your EBCL paper that was there for June 23 attempt. Okay, so as you know कि हमारे 3 parts होते हैं, part 1, part 2, part 3. Part 1 was very easy compared to the attempts that have been there before. Part 2 कंपैरेटिवली थोड़ा सा ट्रिकी था बिकॉज थोड़े से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें उन्होंने पूछ ली थी. एंड पार्ट 3 आई एम श्योर इट वाज मैनेजेबल. लेस ऑफ केस स्टडीज दिस टाइम. यूजुअली नहीं तो क्वेश्चन 5 जो होता है वो पूरा केस स्टडी पूछते हैं, बट लेस ऑफ केस स्टडी एंड मोर ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन दिस टाइम. बट लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टमार्टम. बिफोर यू स्टार्ट विद द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखना, ठीक है, एंड यू जस्ट रिमेंबर कि आपने कौन सा आंसर लिखा हुआ है इस चीज़ के लिए, एंड देन यू जस्ट कंपेयर विथ माई एनालिसिस, एंड आई होप यू गेट योर डिजायर्ड मार्क्स फॉर द पेपर. The first part that they had asked, we know that part 1A is always from RBI. So here also they have asked RBI and they asked the prudential norms for banks. Now this is there for our attempt and it was there in the JKSC textbook as well, the prudential norms for banks. We had 3 prudential norms, that is capital adequacy, loans and advances and investments. All right. सो प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर बैंक्स यानी कि आरबीआई कौन से नॉर्म्स बैंक्स को बताते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे, 3 आंसर्स थे. दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी, लोन्स एंड एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स. सो फॉर 5 marks you had to write all the 3 points nicely and explain the 3 of them nicely. That was the first question. Second, प्री रेक्विजिट्स फॉर कंपाउंडिंग प्रोसेस, मतलब कि कंपाउंडिंग करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखी जाती है बाय अ कंपाउंडिंग ऑफिसर, कौन सी चीज़ें एसेंशियल हो जाती है फॉर कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस. कंपाउंडिंग का मतलब था लोअरिंग द पेनल्टी समहाउ. सो व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स फॉर लोअरिंग द पेनल्टी ओवर हियर? कैन आई से कंपाउंडिंग एप्लीकेशन 180 दिन में डिस्पोज हो जाती है, ठीक है. कंपाउंडिंग 15 दिन में पे हो जाना चाहिए. एक बार ऑफेंस कंपाउंड हो जाता है तो अगले 3 साल तक आप ये सिमिलर ऑफेंस कंपाउंड नहीं कर सकते. देन कंपाउंडिंग इज पॉसिबल व्हेन द सम इन्वॉल्व्ड इन कॉन्ट्रवेंशन इज क्वांटिफाइबल, यानी कि पता होना चाहिए कि कितने की पेनल्टी आपको लग रही है. देन नो कंपाउंडिंग where approval of any statutory authority or government was required. No proceeding shall lie against a person who has declared an asset held abroad under the Black Money Act. So these were some of the requisites जो आपको देखने थे before you go for a compounding. ठीक है, उसमें से सबसे important point जो था वो था point number 3. ओके, दैट इज एक बार एक ऑफेंस कंपाउंड होता है तो अगले 3 साल तक वो सिमिलर ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द प्री रेक्विजिट्स अंडर फेमा. देन प्रोविजंस वेयर द गवर्नमेंट में कॉल फॉर एंड एग्जामिन द प्रोसीडिंग्स अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट. नाउ दिस वाज अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोहिबिशन पूछेंगे या फिर आपको कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस का रजिस्ट्रेशन पूछेंगे. बट नेवरदलेस दे आस्क्ड यू कि वो क्या रिकॉर्ड्स बुला सकते हैं, क्या कर सकते, क्या नहीं. सो ओवर हियर द आंसर दैट यू हैड टू राइट वाज नथिंग बट कि भाई हमारे को ऑर्डर कर सकता है फॉर अकाउंट्स. ओके, देन सीजी इफ दे डिटरमाइन कि हमारे को कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, हमने कुछ गलत किया हुआ है, they might order for inspection of accounts and records. All right. Inspection जो होगा वो gazetted officer holding a group A post का होगा. Inspector will also have a power to enter into premises at reasonable hour before sunset and after sunrise for the purpose of inspection. यानी कि ये जो officers होते हैं जो inspection करने आ सकते हैं, they are nothing but appointed by the central government. Okay. अगर इंस्पेक्शन में लगा कि भाई कोई भी चीज़ आपने गलत की है, देयर इज सम कॉन्ट्रवेंशन, देन दे माइट सीज योर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड. ओके, बट इफ नथिंग इज ब्रॉट इन 6 months, यानी कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं आई है विद इन 6 months, दे विल हैव टू रिटर्न द बुक्स एंड अकाउंट्स टू यू. सो ये जो क्वेश्चन था कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल कर सकता है और एग्जामिन कर सकता है, द आंसर इज येस.
क्योंकि उनके पास पावर्स दिए गए हैं कि वो ऑडिट करवा सकते हैं, नंबर 1. That was the first point that you had to write, that they can order for audit of the accounts. ठीक है. सेकेंड, वो इंस्पेक्शन करवा सकते हैं. एंड थर्ड, अगर इंस्पेक्शन के बाद लगा कि भाई सीज करने हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो वो 6 months तक उसको सीज करके रख सकते हैं. सो दीज वर द 3 points that you had to write over here. First was audit point, then inspection, and then you had to write nothing but seizure for 5 marks. Okay. Then I think this was the easiest of the lot over here कि setting up of unit section 15 में कैसे करना है. जो लोग भी हमसे पढ़े हैं, आई एम श्योर यू न्यू द एंटायर फ्लो जो हमने किया हुआ था कि डेवलपर होता है, फिर वो डेवलपमेंट कमिश्नर के पास जाता है, फिर वो अप्रूवल कमेटी के पास जाता है, फिर वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाता है. सो दिस वाज द फ्लो. डेफिनेटली आपको इसको प्रॉपर इंग्लिश में लिखना था. बट सेक्शन 15 ऑफ Special Economic Zone is a nice answer and they asked it very nicely for 5 marks. I'm sure it was easy for you all as well. कोई भी इंसान जो सेटअप करना चाहता है वो प्रपोजल देगा. जैसे हमने बात की, प्रपोजल डीसी को सबमिट की जाएगी, डीसी अप्रूवल कमेटी के सामने अप्रूवल के लिए रख देता है, वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा. इफ़ एक्सेप्टेड देन आपको एक लेटर ऑफ अप्रूवल मिल जाएगा. बट इफ़ रिजेक्टेड, क्योंकि आप अग्रीव्ड हुए हो, आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल के सामने जाकर अपील कर सकते हो. ओके, सो आई एम श्योर ये चारों क्वेश्चन में से सबसे अच्छा क्वेश्चन वाज द सेटिंग अप. ओके, एंड द 4 of them that you had to write, चारों के चारों 5 मार्क के लिए पूछे थे. डेफिनेटली आपको 3/4 पेज तक जाना था, ठीक है, और सब में कंटेंट उतना था कि आप एटलीस्ट 3/4 यानी हाफ से ज़्यादा पेज तक जा पाए होंगे, ठीक है. यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको वो 3 नॉर्म्स लिखने थे, कैपिटल एडिक्वेसी, एनपीए वाला पॉइंट एंड इन्वेस्टमेंट्स वाला पॉइंट, ठीक है. फिर सेकंड में आपको कंपाउंडिंग के प्री रेक्विजिट्स लिखने थे. देन थर्ड यू हैड टू राइट अबाउट ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड सीजर. एंड द लास्ट सेटिंग अप ऑफ यूनिट, उसमें जो पूरा का पूरा फ्लो होता है वो आपको सेक्शन 15 का लिखना था. क्वेश्चन नंबर 2 वाज मच ईजियर देन 2A. ओके, क्योंकि क्वेश्चन 2 में जो था वो काफ़ी ज़्यादा एनबीएफसी पूछ लिया था, एलआरएस का सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ठीक है. ओडीआई बाय प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, आई मीन वो तो हमने रट्टा किया हुआ है. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन 2 वाज मच ईजियर देन क्वेश्चन 2A. 2A में एक और जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती थी वो था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट डेफिनेशंस पूछे थे. अब जब 4 डेफिनेशन पूछे और आप 2 नहीं सही जवाब दो तो आपके 2 मार्क्स सीधे कट हो जाते हैं और दूसरे 2 में से भी आपको आधा अधूरा सा मार्क्स मिल जाता है. सो आई अज्यूम दैट 2 वाज मच बेटर देन 2A. नेवरदलेस इफ यू हैव अटेम्प्टेड आइदर ऑफ देम, ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू सी द एनालिसिस. यानी कि पहला 2A में जो था आपको टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस करने थे फॉर ओडीआई बाय अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और अ पार्टनरशिप. यूजुअली ये या तो ट्रस्ट एंड सोसाइटी वाला वो पूछते हैं, बट दिस अटेम्प्ट दे हैव आस्क्ड यू नथिंग बट द प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप कंसर्न. वन ऑफ द ईजीएस्ट आंसर इफ आई कैन से, ठीक है. जब आप ओडीआई करते हो, जितने भी आंसर्स अब तक हुए हैं वो सारे के सारे आपको जेके शाह टेक्स्ट बुक में करवा चुके हैं हम, एंड आगे वाले भी जो है एवरीथिंग यू आर गोइंग टू सी इन द जेकेएससी टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट प्रोप्राइटरी कंसर्न करते हैं उनके क्या क्या कंडीशंस होते हैं. कंडीशंस आपको सारे लिखने थे फॉर 4 मार्क्स. आई एम श्योर दे आर वेरी शॉर्ट इन इट्स ओन वे, सो 4 मार्क के लिए आपका एक अच्छा खासा आंसर बन जाता है. देयर आर 7 कंडीशंस, एटलीस्ट आपको 6 लिखने चाहिए थे, ठीक है. अप्रूवल रूट में आता है जैसे हमको पता है, ठीक है. स्टेटस होल्डर होने चाहिए, आई होप यू नो दैट दे गेट स्टार्स ओवर हियर. ऑलराइट, देन एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवाईसी गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है. देन नो एडवर्स नोटिस ऑफ गवर्नमेंट में आप आने चाहिए. ऑलराइट, एक्सपोर्टर्स कॉशन लिस्ट में नहीं आने चाहिए आप. एंड कितना प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, 10% ऑफ एक्सपोर्ट रियलाइजेशन ऑफ लास्ट 3 years एवरेज और 200% ऑफ नेट ओन फंड. सो दीज वर द कंडीशंस दैट यू हैड टू कंप्लाई, बट आपको कोई भी 6 आपको लिखने थे फॉर 4 मार्क्स, ठीक है. सो ये क्वेश्चन जो था वो उन्होंने चैप्टर में से पूछा था, विच इज़ नथिंग बट ओडीआई.
जैसे ओडीआई ये साल अमेंडमेंट था तो जाहिर सी बात है दैट दे हैड टू आस्क यू फॉर मोर नंबर ऑफ मार्क्स एंड विच दे हैव। ऑलराइट, सो जस्ट अ क्विक रिकैप, ये आरबीआई में से पूछा था। ओके, देन दिस दे आस्क्ड फ्रॉम फेमा, this they have asked from FCRA and this is asked from SEZ. All right. What do you mean by LRS? अब ये काफ़ी ज़्यादा जेनरिक सा क्वेश्चन पूछा था, बट LRS का मतलब जो होता है, कैन आई से LRS मतलब एक रेमिटेंस स्कीम होती है, RBI इश्यू करता है, परमिटेड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कॉम्बिनेशन होते हैं। कितना आप फ्रीली कर सकते हो? $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर पर इंडिविजुअल। दिस लाइन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट इन दैट पर्टिकुलर आंसर। ऑल्सो क्योंकि ये 4 मार्क के लिए है, हम सिर्फ लिमिट रख के नहीं छोड़ सकते थे, हमको ये भी लिखना था कि फॉर्म A2 होता है एंड A2 के साथ साथ आपको पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ जाती है अगर आपका रेमिटेंस $25,000 से ज़्यादा है तो। यानी कि आपने समझाया कि LRS कौन देता है, इश्यू करता है RBI, किसके लिए इश्यू करता है, करंट कैपिटल अकाउंट्स के लिए, एंड कितना इश्यू करता है फ्रीली, $250,000। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? A2 फॉर्म एंड पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है अगर आपका रेमिटेंस $25,000 से ज़्यादा है तो। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर देने चाहिए थे कि भाई $250,000 जो है वो पर इंडिविजुअल होने वाला है, एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज दैट यू कांट गिफ्ट दिस लिमिट टू एनीबडी। यानी LRS जो है वो आपको प्रोहिबिट करता है कि आप इसको गिफ्ट मत कर देना किसी और को, ठीक है। देन ECB पूछा हुआ था कि ये पार्क हो सकते हैं कि नहीं हो सकते अब्रॉड एज वेल एज डोमेस्टिकली, ठीक है। अनदर easy answer to be asked from ECB. All right. जैसे कि हमारे को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि पार्किंग ऑफ ECB कैसे कैसे हो सकता है, इट कैन बी डन अब्रॉड एज वेल एज डोमेस्टिकली। ये बात तो पक्की है कि वो मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए ही कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स रख सकते हो आप। सो कहाँ रख सकते हो? अब्रॉड रख सकते हो, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपने रख दिया, ट्रेजरी बिल में आपने रख दिया, या डिपॉजिट्स में रख दिया विद द फॉरेन बैंक्स। यहाँ पे आप इंडिया में भी रख सकते हो, बट अनएनकम्बर्ड पोजीशन में होना चाहिए, वो आपको स्पेसिफाई कर लेना चाहिए था। Now in the exam you will never write it diagrammatically or anything, you will write it step wise. यानी कि पहले आपने अब्रॉड का बता लिया, फिर आपने डोमेस्टिक का बता दिया, ऐसे करके आप उसको डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। सो आई थिंक अ नाइस आंसर फॉर 4 मार्क्स अगेन, ठीक है। पार्किंग ऑफ ECB. Mandatory documents which are required for export and import of goods from and into India. Now this was a very short answer to be asked for 4 marks honestly, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ये 3 थे: बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए: बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, कमर्शियल इनवॉइस एंड बिल ऑफ एंट्री। अब इतना अगर आप 4 मार्क के लिए लिखते तो शायद आपको मार्क्स थोड़े से कम मिलते। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर, और व्हाट शुड यू हैव डन ओवर हियर? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, ये अपने को पता है, बट बिफोर दैट वी शुड हैव एटलीस्ट रिटन दैट IEC नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन, ठीक है। IEC नंबर का आप थोड़ा सा जिक्र कर देते कि ये 10 डिजिट का नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकली आप ले सकते हो, तो एटलीस्ट आपको 4-5 लाइन उसके मिल जाते, एंड देन यू कुड हैव रिटन द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स दैट आर इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ओके। This question was asked from the chapter Foreign Trade Policy and Procedure. Then CIC expected, ठीक है। जैसे NBFC में हमने जो पास्ट वीडियो में जो एनालिसिस भी किया था, काफ़ी चीज़ें उसी में से आई हुई है इस चैप्टर में। सो आई होप दैट आपने वो एनालिसिस एक बार करके गए थे बिफोर यू वेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, नाउ मैनी स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी पूछा है कि सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट वाला पूछा है। जब क्वेश्चन दिया गया है कोर इन्वेस्टमेंट, कोर का मतलब होता है कि ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कंपनी NBFC है ही नहीं, दिस इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द NBFCs, दिस इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन द ग्रुप कंपनीज ओवर हियर।
तो वो वाला आंसर आपको लिखना था जिसमें कंडीशंस भी होते हैं, व्हाट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका मीनिंग, और उसके साथ साथ उसके जो कंडीशंस होते हैं वो आपको लिखने थे. नाउ अपने को पता है दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कंडीशंस दैट आर देयर, बट फॉर 4 मार्क्स एटलीस्ट आपको 6 पॉइंट्स लिखने जरूरी थे. दिस आंसर वॉज देयर फ्रॉम योर NBFC चैप्टर. ठीक है, जैसे CIC NDSI होता है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ था, ABCDEF पॉइंट्स जो आपको दिए हुए हैं. ठीक है, 6 पॉइंट्स है, वो आपको ऑलमोस्ट 6 के 6 लिखने चाहिए थे. 90% का उनका रेशियो है. ठीक है, दैट इज 90-90 टेस्ट है उनकी. ऑलराइट, 60% जितना इक्विटी में डालना था, दैट वाज सेकंड वन. देन दे डोंट ट्रेड इट एक्सेप्ट ब्लॉक सेल, थर्ड वन. ठीक है, फिर 45IC 45IF उनको बताया गया था कि कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, असेट की साइज कितनी होनी थी, और वो पब्लिक फंड्स एक्सेप्ट करते हैं. सो दिस वाज द आंसर फॉर CIC, दैट इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. सो जस्ट अ क्विक रिकैप. क्वेश्चन 2 जो था वो पहला पूछा था उन्होंने फ्रॉम ODI चैप्टर, सेकेंड डेफिनेटली LRS, थर्ड ECB, फोर्थ was from foreign trade policy and the fifth one was from NBFC. जो कोई भी वीडियो देख रहा है, भले आप दिसंबर का अटेम्प्ट दे रहे हो या आप दे चुके हो, प्लीज़ बी केयरफुल कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी काफ़ी चीज़ें फेमा से पूछी गई थी. सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 4 क्वेश्चंस फेमा से थे, सिर्फ एक NBFC का था. ठीक है, देन क्वेश्चन 2A उन्होंने सिंपल पूछा था. पहला क्वेश्चन, ऑटोमेटिक रूट बताओ, गवर्नमेंट रूट बताओ, FPI और FII के बारे में बताओ. ये चीज़ें पूछी गई थी फ्रॉम द चैप्टर FDI. ओके, यानी कि आपको बताना था कि भाई कौन से अप्रूवल रूट होता है, कौन सा गवर्नमेंट रूट होता है. एंट्री रूट्स जो होते हैं, ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट रूट, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. ओके, देन FII FPI का भी आपको डेफिनेशन से मिल जाता. ऑलराइट, FII FPIs जो होते हैं वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट लिस्टेड वाली में करते हैं, ये अपने को पता होना चाहिए. देन उनकी जो लिमिट्स होती है वो आपको एक बार बता देनी थी कि इंडिविजुअल 10%, एग्रीगेट 24 एंड 24 से भी आगे जा सकते हैं अगर उन्होंने BR SR RBI अप्रूवल लिया है तो. सो दीज वर द थिंग्स दैट यू हैड टू मेंशन फॉर योर क्वेश्चन 2A. तो क्वेश्चन 2-1 जो था उसमें ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट के बारे में आपको बताना था. एंड देन वी हैड टू स्पीक अबाउट द FPIs एंड FIIs. FPI FII में आपको सिर्फ ये बताना था कि ये लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, नंबर 1, और इनकी लिमिट्स क्या है. ठीक है, जैसे 10%, 24 एंड अगर 24 से भी आगे सेक्टोरल कैप तक जाना है, they have to pass the board resolution, special resolution and take RBI approval. So this was what was expected from the first question. Then आपको पूछा था कि कौन से 4 provisions है जो eligibility of SEIS determine करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन जो था अगेन इट वाज फ्रॉम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी देखने जाए तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 2 में भी पूछा था और 2A में भी पूछा था. सो कंपलसरी अगर मैं बोलूँ तो 4 मार्क के लिए आपको अटेम्प्ट करना था. SEIS स्कीम जो होती है, ठीक है, वो ड्यूटी रिवॉर्ड स्कीम में आती है. ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स मिलते हैं आपको. यहाँ की जो एलिजिबिलिटी थी ये पूरा पार्ट आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना ज़रूरी था. सो यू हैड टू जस्ट स्पीक अबाउट SEIS ओवर हियर कि भाई ये इनकरेज करता है सर्विसेज फ्रॉम इंडिया. And what are the eligibility? The first one, service providers of notified services located in India. Following service shall also be eligible: cross-border trade and consumption abroad. Other conditions, these were very very important for you to write over here. जैसे कि पिछले साल they should have had minimum net free foreign exchange earnings of $15,000 in preceding financial year. In the preceding financial year, they should have had minimum net foreign exchange earnings of how many dollars? $15,000. वो बताना था आपको. ठीक है, देन अगर आप एक इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटर हो, तो $10,000 इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर.
नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, एंड एक्टिव आईईसी नंबर होना ज़रूरी है. सो दिस वाज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, द एंटायर एलिजिबिलिटी पार्ट विच वाज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इन द चैप्टर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर. ओके, देन आरबीआई का क्वेश्चन पूछा था बट रिजर्व फंड के ऊपर पूछा था. सो अगर आप देखने जाओ तो क्वेश्चन 2 करो या 2A करो, एनबीएफसी बिकेम एन मैंडेटरी क्वेश्चन आइदर वेज यू अटेम्प्ट. ऑल्सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बिकेम अ मैंडेटरी क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमने को पूछा गया है रिजर्व फंड बनाने के लिए, ठीक है, विच वॉज नथिंग बट 45 IC. ये पूरा पार्ट आपको लिखना था, बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हाउ कैन इट बी अप्रोप्रिएटेड. यानी कि रिजर्व फंड बनाना एक बात होती है, बट उसमें से पैसा आप निकाल के कैसे अप्रोप्रिएट, कैसे यूज कर सकते हो, दैट वाज द मेन क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको बताना था कि इनको बनाना है रिजर्व फंड. आरबीआई इनको बोलता है रिजर्व फंड बनाने के लिए 20% प्रॉफिट्स आपको वहाँ पे लॉक करने हैं. इफ यू अंडरस्टैंड, दिस वाज आल्सो देयर इन द एनालिसिस एंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. रिजर्व फंड उसी पर्पस के लिए यूज करना है जिसके लिए आरबीआई आपको हाँ बोलता है. ठीक है, आप उसमें से विड्रॉवल कर सकते हो, बट आपको आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी है विद इन 21 डेज. दिस वाज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट, क्योंकि ये जो अटैच्ड क्वेश्चन है वो उसी के बारे में है कि आप उसको अप्रोप्रिएट कैसे कर सकते हो. 21 डेज का एक्सटेंशन भी दे सकते हैं अगर एक सफिशिएंट कॉज है तो. सीजी आपको एग्जाम भी कर सकता है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज 20% ऑफ नेट प्रॉफिट एंड 21 डेज में आपको इंटीमेशन देना है टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देन फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड इंडियन पार्टी का क्या मतलब होता है. दिस वाज टोटली एन अमेंडमेंट, ओके, विच वी एक्सपेक्टेड ओनली टू कम दिस टाइम. ठीक है, फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है, कैन आई से ओडीआई, डेट प्लस नॉन फंड बेस्ड. अब आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन करना था, आपको फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब बताना था, जो होता है ओडीआई प्लस डेट प्लस नॉन फंड बेस्ड. ठीक है, और ओडीआई की जो डेफिनेशन है, यानी कि 3 पॉइंट जो ओडीआई के थे, अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स, सेकंड मोर देन 10% और इक्वल टू 10% शेयर्स इन लिस्टेड कंपनी, एंड द लास्ट investments less than 10% but acquiring control in that particular foreign entity is nothing but ODI. तो ये चीज़ें आपको बतानी थी which was nothing but financial commitment. एंड इंडियन पार्टी जो है वो भी आपको बताना था कि एक कंपनी, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म, इसको सिर्फ आपको 1 by 1 डाल देना था. ठीक है, फॉर द आंसर. देन आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ था कि एलएएफ और एमएसएफ क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले कैन आई से बताना चाहिए था कि मॉनेटरी पॉलिसीज कौन सी होती है. यू शुड हैव जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसीज. ठीक है, दे कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. देन यू शुड हैव रिटन टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. उसमें ना आपको 4 बताने थे, जैसे कि आपने बताया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एलएएफ एंड एमएसएफ, क्योंकि ये दोनों पूछे हुए हैं. एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग एलएएफ. ठीक है, आप उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करो, एंड देन एमएसएफ. ओके, दिस creates a very nice impression of the answers that you are writing over here. ठीक है, जैसे once again I would just tell you, आपको पहले बताना था मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे आपको 4 बता देने चाहिए थे क्योंकि 4 मार्क के लिए पूछे हैं. एंड देन यू हैड टू एक्सप्लेन एलएएफ, ओके, इन 3-4 लाइन्स एंड एमएसएफ इन 3-4 लाइन्स. ठीक है, बाय डूइंग दिस यू विल गेट द लेंथ ऑफ द आंसर. अगर आप सीधा एलएएफ एमएसएफ लिख चुके हो, आपका आंसर बहुत शॉर्ट होगा फॉर 4 मार्क्स. ऑलराइट, सो व्हाट इज एक्चुअली एलएएफ. ठीक है, कैन आई से ओवरनाइट आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू कहीं ना कहीं बोरो कर सकते हो फंड्स फ्रॉम द बैंक, एंड बैंक ऑल्सो कैन बोरो इट फ्रॉम आरबीआई. व्हाट वाज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. अगर आरबीआई से आपको इमरजेंसी सिचुएशन में बोरो करना पड़ा, अगर आपके इंटरबैंक लिक्विडिटी ड्राई अप हो चुकी है, तो आप एमएसएफ इश्यू कर सकते हो. एमएसएफ वाज नथिंग बट एज वी नो आरआर प्लस पेनल्टी. ओके, सो कहीं ना कहीं दिस वाज द आंसर
बट फर्स्ट यू हैड टू राइट मॉनेटरी पॉलिसीज। आपको कोई 4 टाइप सिर्फ डॉट्स में बतानी थी, बुलेट्स में बतानी थी, और 2 आपको एक्सप्लेन करनी थी जो आपको पूछी गई थी फॉर 4 मार्क्स। देन कम्स पार्ट 2, I think one of the most important part for your entire attempt of EBCL, if I can put it like that. Question 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल था कुछ हद तक, ठीक है, एक्सेप्ट 1 क्वेश्चन हियर एंड देयर। कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप चेयरमैन को निकाल सकते हो, तो रिमूवल के बारे में आपको 6 पॉइंट्स दिए हुए थे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है, आपको कहीं ना कहीं 4 पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हो जाते हैं। जितने मार्क्स होते हैं उनसे ज़्यादा 1 या 2 पॉइंट्स आपको ज़्यादा ही देने हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंट, ऑलराइट, पेड एम्प्लॉयमेंट, कॉन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, प्रिजुडिशियल, ठीक है, एंड अब्यूज्ड हिज पोजीशन, और फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल। ऑलराइट, आई थिंक इट वाज एन ईजी क्वेश्चन। देन डिस्कस द प्रोविजंस व्हेन द ऑर्डर पास्ड बाय CCI मे बी रेक्टिफाइड, यानी रेक्टिफिकेशन के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा था जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रैटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। अगर उनको लगा कि कोई मिस्टेक हो गई है ऑन ओन मोशन, दे कैन अमेंड और रेक्टिफाई एनी मिस्टेक विच हैज़ बीन ब्रॉट बाय द पार्टीज एज वेल। यानी क्या CCI को हक दिया गया है टू रेक्टिफाई द ऑर्डर्स? द आंसर इज येस। तो आपको पहले बताना था कि CCI ऑर्डर्स पास कर सकता है, और अगर उसको लगा सुओ मोटो या तो कंप्लेंट से कि भाई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आपको रेक्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ओके, देन द थर्ड वन वाज लिटिल केस स्टडी बेस्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बाय सीमेंट इंडस्ट्रीज यूनानिमसली डिसाइडेड टू रेज द प्राइस ऑफ सीमेंट, ठीक है, बट इट वाज नॉट इन राइटिंग। अब यहाँ तक ये पता चल जाता है कि भाई इन्होंने जो बनाया है उस चीज़ को बोला जाता है कार्टेल। Okay, so one thing we know for sure that this is a cartel. The question was not giving emphasis on whether it is a cartel or not. The question was on whether this agreement, even if it is not written, can it be still enforced under CCI or not? ठीक है, not in writing and not intended to be enforced by legal proceedings. Discuss whether this may be considered as an agreement. अब यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि कार्टेल की बात की हुई है, तो आपको कार्टेल बता देना चाहिए था एटलीस्ट थोड़ा सा कि भाई ये एसोसिएशन है वगैरह, एंड सीमेंट वालों ने कार्टेल किया हुआ है। ऑलराइट, क्योंकि कार्टेल एक कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट होता है, ये AAEC कर ही रहा है, आपको पता है, भले एग्रीमेंट लिखा हुआ हो या इनफॉर्मल हो। कैन आई से कार्टेल एग्रीमेंट्स यूजुअली दे आर फॉर्म्ड इन एन इनफॉर्मल मैनर, because nobody is going to take the risk of writing it in a piece of paper, ठीक है। आपको डेफिनेशन जो सेक्शन 2B वाली दी हुई है वो आपको बिल्कुल अच्छे से लिखनी चाहिए थी। कंपेयर टू कार्टेल ऑल्सो यू हैड टू राइट अग्रीमेंट्स डेफिनेशन नाइसली, ठीक है। जैसे कि AAU होता है, हम जैसे इसको याद रखते हैं, अग्रीमेंट, अरेंजमेंट, एक्शन इन कॉन्सर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वेदर और नॉट such agreement is informal or in writing, यानी कि can I say it includes both of them, or whether or not it is enforced by the legal proceeding, ठीक है। ये आपको दोनों पॉइंट्स लिखने चाहिए थे for this particular answer. It was easy, but only if you knew that agreement informal is also fine. Most common ways adopted in which collusive bidding can be done. Can I say ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स थे आपके collusive bidding के। Identical bid, lowest bid, cover bid, not to bid, calculate prices, squeeze out outside bidders, and deciding the winners in advance on rotational basis. So ये सारे के सारे आपको लिखने चाहिए थे for at least 3 marks, ठीक है। आप जो bid rigging का concept देखते हो, आपको bid rigging नहीं बताना था. You had to show them the ways where bid rigging is done. So you had to write all these things like identical, lowest, cover bids, etc. All right. Then explain the provisions regarding meetings of commission. Now this was comparatively a smaller question to be asked for, ठीक है, बट मीटिंग्स में आपको ये बताना था टाइम, प्लेस, रूल्स, प्रोसीजर्स क्या लगेंगे। चेयरपर्सन अगर नहीं आ पाया तो सीनियर मोस्ट मेंबर उसको कंडक्ट कर लेगा, यानी वैकेंसी का पॉइंट आपको बताना था। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको कोरम बता देना था जो 3 मेंबर का होता है, यानी कि इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स बताने थे। सेक्शन 22 तो उन्होंने पूछा ही था, ठीक है, तो आपको ये तो बताना ही था कि ऐसे टाइम जगहों पे होगा
ठीक है, जो मीटिंग्स में बताया गया है, एंड चेयरपर्सन अगर नहीं आ पाया तो वैकेंसी नहीं होगी, देयर विल स्टिल बी अ मीटिंग कंडक्टेड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर, अलॉन्ग विद दैट कोरम जो है वो 3 मेंबर का बनना चाहिए। इतने पॉइंट्स आपको बता देने थे। आप डिसीजन का भी बता सकते थे कि ये मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग के हिसाब से होने वाला है, बिकॉज देयर इज अ बेंच ओवर हियर। ओके, सो 3 पॉइंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ई पार्ट। ठीक है, कौन से हो गए, जैसे कि मीटिंग सेक्शन 22, देन वैकेंसी का उसमें ही आपको बता देना था, कोरम एंड डिसीजन। ओके, क्वेश्चन 4 I assume was little difficult for students this time, okay, because सीधा सेक्शन पूछा हुआ था जिससे हम ज़्यादा acquainted कई बार बच्चे नहीं होते हैं, okay, and the sections were not the prominent ones as well, all right, but if you would have read the question correctly, आप at least attempt अच्छे से कर पाते। Question 4A procedure पूछा था while trying the suit under the provision. Now even if you did not know section 36 subsection 2, okay, उन्होंने पूछा था procedure which is regulated by CCI while trying a suit, यानी कि suit try करने के लिए CCI कौन से process के through जाता है। Now we definitely know that there is a long procedure that they have over here, ठीक है, to regulate its own procedure that has been given to us, यानी कि 36 सबसेक्शन 2 के लिए आपको ये पॉइंट्स लिखने ज़रूरी थे, which was nothing but डेपिस, जिसको हमने डेपिस के थ्रू याद रखा हुआ है। ऑल राइट, फॉलोइंग मैटर्स, जैसे एफिडेविट्स मंगवाएंगे, इश्यू करेंगे कमीशंस, डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, समनिंग एनफोर्सिंग, एंड कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट को वो मंगवा सकते हैं फॉर लुकिंग एट द एविडेंस। ये उनकी प्रोसेस है, जैसे एंटर, सर्च, investigate, seize, confiscate is also one procedure. This is the procedure of CCI. बच्चे कंफ्यूज हो गए, उनको लगा कि ये कौन सी प्रोसेस पूछ लिए है और आउट ऑफ नोवेयर, बट दिस वाज नॉट एक्चुअली अ प्रोसेस, इट वाज अ प्रोसीजर दैट दे फॉलो ओवर हियर। ठीक है, तो ये कुछ नहीं था बट डेपिस था। आई होप यू वुड हैव अटेम्प्टेड इट करेक्टली। ऑलराइट, देन व्हाट आर द ऑर्डर्स इश्यूड बाय CCI after inquiry into agreement entered by any enterprise or association of enterprises into abuse of dominant position under section 27, यानी कि सेक्शन 27 के लिए क्या क्या आपके पास कहीं ना कहीं चीज़ें थी वो आपको यहाँ पे पूछी हुई थी। अगर आपको सेक्शन 27 याद है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आप डायरेक्ट कर सकते हो टू डिसकंटिन्यू द डोमिनेंस पोजीशन। अगर डोमिनेंस है तो आपको पेनल्टी लगानी चाहिए थी 10% ऑफ एवरेज टर्नओवर फॉर लास्ट 3 years, ओके, ऑन ईच सच पार्टी। आपको ये कार्टेल की पेनल्टी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये कार्टेल के बारे में पूछा ही नहीं था। आपने लिखी है, नो प्रॉब्लम, बट इट वॉज नॉट आज द मेन एम्फोसिस वॉज ऑन दीज 2 points मोर। ऑलराइट, along with this आप ये भी लिख सकते थे कि if the penalties are done and the dominance is still continued, आप division of the enterprise भी करवा सकते हो, यानी when you transfer the assets and liability, वो वाले parts भी आप लिखने चाहिए थे आपको यहाँ पे। ठीक है, it was for 5 marks, expectations are at least for 8 to 9 points in the answer. Part 3 जो question 5 है, as usual they ask a lot of case studies, but this time only 2 case studies, that is question A and B, and C also they have asked as case study. Now question A was nothing but on Indian Contract Act, ठीक है, वो ऑफर के बारे में था। ऑलराइट, हमको पता है दैट ऑफर जो होती है जनरल और स्पेसिफिक वाली होती है, कई बार क्रॉस ऑफर होती है, कई बार काउंटर ऑफर होती है। दिस क्वेश्चन वॉज नथिंग बट नॉट ऑन स्पेसिफिक और जनरल और एनीथिंग, बट ये यही चीज़ थी कि क्लियर होनी चाहिए ऑफर, एंड ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो वो ऑफर नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑफर कोई भी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एंड मियर इंटेंशन और मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। यानी कि अगर कोई पर्सन attended the advertised place of auction could not sure for the breach of contract if the auction was cancelled, यानी कि आप ऑक्शन में गए और ऑक्शन कैंसिल हो गया
तो इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रीच किया है सामने वाले ने। तो अगर हम ये क्वेश्चन पढ़े कि ए टेंडर टू सप्लाई बी अप टू 50,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, टेंडर्ड का मतलब है हम इतना आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट दे सकते हैं, बट सामने वाले ने वो मांगा थोड़ी है, सामने वाले ने ऑर्डर किया 30,000 तक, तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते कि आपने क्यों 50,000 नहीं मांगा। कैन आई से इट इज हिज इंटेंशन, his communication to you is only for 30,000 of goods. So over here there is no breach that has been conducted because the offer is clear for 30,000, and just because you had an intention in your mind, this does not mean that the offer over here has had a breach. Okay? कहीं ना कहीं आपने बोला कि मैं इतना कर सकता हूँ, बट सामने वाले को आपने इजाजत दी टू काउंटर ऑफर यू. This is counter offer. You said that I can give you 50,000. That is my offer. But the opposite person wants to ask 30,000. You have given an offer, but the opposite person counter offered you. Now he becomes the offerer and you become the offeree. So over here, this has happened. Offer was clear. Okay. It was not some mere statement. Okay. And if there is counter offer, your offer lapses, the opposite person's offer stands valid. Now you can accept and reject it, but surely you can't sue him for breach of contract. Okay, so A can sue. The answer is no, A cannot sue over here. How you should have written the answer? आपको बताना चाहिए था इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि ये ऑफर से रिलेटेड है एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से है. फिर आपको मेन प्रोविजंस बताने चाहिए थे, ठीक है, जो हमने अभी अभी बात की कि यहाँ पे काउंटर ऑफर होते हैं, इतने ऑफर्स होते हैं, एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड, जनरल, लीगल रिलेशंस होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, एंड मेन तो ये कि कोई भी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन जो होता है वो ऑफर नहीं होता है. तो वो आपको प्रोविजंस आपको बताने चाहिए थे, डेफिनेटली इन पॉइंटर फॉर्मेट ओनली. एंड कंक्लूजन, द आंसर इज सिंपल कि ए कैन नॉट स्यू बी. ठीक है, कंक्लूजन यही है कि ए बी को स्यू नहीं कर पाएगा. यहाँ पे क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट जो होता है ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर एंड देयर इज अ काउंटर ऑफर ओवर हियर. क्वेश्चन 5B. C agrees to appoint B as clerk, okay, at a yearly salary upon A's becoming surety to C. यानी कि यहाँ पे C अग्री कर रहा है कि हम B को अपॉइंट करेंगे एज अ क्लर्क, पैसे संभालने के लिए, बट किसके श्योरिटी पे? A के श्योरिटी पे. बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, विदाउट A's नॉलेज और कंसेंट C और B ने अग्री कर लिया कि B को कमीशन मिलना चाहिए फॉर द गुड्स दैट ही इज सेलिंग, ओके, एंड नॉट बाय अ फिक्स सैलरी. लेटर ऑन ये हुआ कि बी जो क्लर्क था उसने फंड्स मिस अप्रोप्रिएट कर लिए. सो देयर आर 3 थिंग्स. फर्स्ट, श्योरिटी बने, यानी कि अगेन दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, यानी कि इट इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी दैट हैज बीन आस्क्ड. ओके, तो सी ने अग्री किया कि बी आप हमारे क्लर्क रहोगे, बट ए के कहने पे, यानी ए बिकेम अ श्योरिटी ओवर हियर. ठीक है, प्रिंसिपल डेटर बी बन गया, क्रेडिटर सी बन गया, एंड जो श्योरिटी है वो ए बन गया. बट ए को बिना बताए सी और बी ने अग्री कर लिया कि आज से आपको कमीशन मिलेगा, और बी ने फंड्स मिस अप्रोप्रिएट कर लिए. अब आपको क्वेश्चन में पूछा है कि लायबिलिटी ए की क्या है. ठीक है, जब आपको पता है कि ये श्योरिटी का है, कैन आई से यू हैड टू राइट सेक्शन 133 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एनी चेंजेस मेड इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर without the surety's consent discharges the surety as to transactions subsequent to the change. यानी कि जब से ये चेंज आपने डिसाइड कर लिया और श्योरिटी को आपने बताया नहीं, अगर श्योरिटी का कंसेंट है फॉर द चेंजेस, देन द आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट, फिर ए की लायबिलिटी आ जाती. बट बिकॉज यहाँ पे आपने ए को कुछ नहीं बताया और आपने आपस में डिस्कशंस किए हुए हैं, and A is unaware, there is no liability that is going to come as a surety to Mr. A. So how you would have written the answer?
कैन आई से अगेन इट बॉइल्स डाउन टू इंट्रोडक्शन. ओके, आपको सिर्फ बताना था कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दैट वी आर टॉकिंग ओवर हियर. ऑलराइट, फिर आपको प्रोविजंस बताने थे. प्रोविजंस में सबसे पहला आपको बताना था कि पार्टीज कौन सी है, कौन है क्रेडिटर, डेटर, श्योरिटी. सेकंड आपको बताना था कि श्योरिटी की लायबिलिटी क्या क्या होती है. ठीक है. थर्ड आपको बताना चाहिए था कि यहाँ पे सेक्शन 133 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्चार्ज कर देता है श्योरिटी को, बिकॉज उसने क्या नहीं लिया है, कंसेंट नहीं लिया है व्हेन दे हैड मेड द चेंजेस. ओके, सो मेन आंसर आपको सेक्शन 133 का लगाना था. एंड कंक्लूजन आपको लिखना चाहिए था कि मिस्टर ए इज डिस्चार्ज्ड ऑफ ऑल द लायबिलिटीज ओवर हियर. ओके, अगेन अ सिंपल वन, but yes, you had to read it nicely. Third one was very very simple. रेनू ने एक टैक्सी हायर करी थी, ठीक है, फॉर हिज फैमिली. टैक्सी वॉज इन पुअर कंडीशन एंड ड्राइवर हैड नॉट एडिक्वेट रेस्ट एंड ड्रोव रैशली. इवेंचुअली ये बीच में बर्स्ट हो गया एंड दे कुड नॉट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम. हमको ये नहीं डिसाइड करना है कि एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो आप कौन से कमीशन में जा रहे हो. हमको यही डिसाइड करना है कि रेनू एक कंज्यूमर है कि नहीं है. ओके, कैन आई से कंज्यूमर की डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन में आपको लिखना चाहिए था दैट दिस पर्टेन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, प्रोविजंस में आपको लिखना चाहिए था मेन थिंग्स. सबसे पहला आपको लिखना चाहिए था कंज्यूमर की डेफिनेशन. अगर आपने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो देखा हुआ है, वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था 3 ही चीज़ पढ़ के जाना, कंज्यूमर, डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी, और वही चीज़ आपको एग्जाम में भी पूछी गई थी. तो कंज्यूमर की डेफिनेशन बतानी है, क्योंकि यहाँ पे सर्विस है तो आपको सर्विस की डेफिनेशन बतानी है. थर्ड, आपको डेफिशिएंसी इन सर्विस की डेफिनेशन बतानी थी. ठीक है. एंड देन एज कंक्लूजन यू शुड हैव रिटन दैट यस, रेनू इज अ कंज्यूमर ओवर हियर. कैन आई से डेफिनेटली उसने पेमेंट किया हुआ है. ठीक है, हक बनता है उनका टू एक्चुअली sue them because the driver was not okay, the service was not okay. This is clearly a case of deficiency of service. Okay. Then आपको क्वेश्चन 5D जो पूछा था, कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट. ओके, कॉन्फिस्केशन जो होना था, कैन आई से दिस वाज कंज्यूमर्स डेफिनेशन. ओके, नाउ वी कम टू द वेस्टिंग एंड कॉन्फिस्केशन ओवर हियर फॉर 4 मार्क्स. तो आपको सीधा लिखना चाहिए था कि वेस्टिंग कैसे हो जाती है, यानी कॉन्फिस्केशंस कैसे होते हैं. बट इन शॉर्ट यू शुड हैव रिटन कि इनिशिएटिंग ऑफिसर will provisionally attach for 90 days. 1 point. Second, he will make an order to the adjudicating authority. Second point, in 15 days. Third, आपको लिखना चाहिए था that adjudicating authority आपको furnish करने को बोलेगा documents in 30 days. All right. And if AA decides that the property has to be attached, तो वो आगे आपको बता देगा. But yes, you will get an opportunity of being heard over here. ठीक है. आपको क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछे हुए, कॉन्फिस्केशन एंड वेस्टिंग, विच इज नथिंग बट सेक्शन 27. ओके, अपील फाइल कर सकते हो, ये बोलना था आपको. एंड आफ्टर कॉन्फिस्केशन इट शैल बी ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नो कॉम्पनसेशन शैल बी पेड फॉर सच अ थिंग. If any person has acquired any Benami property for adequate consideration, then property cannot be confiscated. यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेक्शन 27 था वो आपको बताना था, और उसके पहले आपको सिर्फ थोड़ा सा अटैचमेंट के बारे में बताना चाहिए था कि एक फ्लो आपका बैठ जाए फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि AA shall decide and then property shall be transferred to central government, no compensation. ऑल राइट. बट अगर किसी थर्ड पार्टी ने इंटरेस्ट ले लिया है तो उसका इंटरेस्ट डिटीरियोरेट नहीं होगा. ठीक है. दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट. आपको पूछा गया था FATF के बारे में कि ब्रीफ रोल उनका क्या है. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, दे हैड आस्क्ड द ब्रीफ रोल्स ऑफ FATF. तो आपको सिर्फ बताना था कि ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो 1989 में आई हुई है. ब्रीफ रोल यानी कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स. कैन आई से ये सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स है. ठीक है. ऑल्सो
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बतानी थी कि ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए आते हैं, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट यू हैड टू एक्सप्लेन एट द एंड। यानी कि टोटल आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FATF एंड FATF के रिकमेंडेशंस कि ये क्या क्या काम करते हैं वो आपको बताने थे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस वाज आस्क्ड फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 फॉर 4 मार्क्स। ओके, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन 6 और 6A आपको पूछा गया था। क्वेश्चन 6 जो है वो आपको पूछा गया था सेक्शन 10B पब्लिकेशंस ऑफ नेम्स एंड कॉन्विक्टेड कंपनीज ऑफ कोर्ट। यानी कि कोई भी अगर कोर्ट, कोई भी कंपनी या इंसान कॉन्विक्ट हुआ है तो कोर्ट क्या क्या करने वाली है, क्या पब्लिश करने को आपको बोलेगी। अगर आपको सेक्शन नहीं भी पता था बट कोर्ट क्या क्या ऑर्डर्स दे सकती है वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए था। ऑलराइट, सो यहाँ पे कंपनी अगर कॉन्विक्ट हुई है तो उनके नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, कंपनी क्यों कॉन्विक्ट हुई है, वो सब कुछ एक न्यूज़पेपर या फिर उनके रजिस्टर्ड ऑफिस के वहाँ पे वो चिपका देंगे एक लेटर के अंदर कि भाई इन्होंने ये कॉन्विक्शंस किए हुए हैं, इसलिए ये कंपनी जो है उनके ऊपर कार्रवाई चालू है। नो पब्लिकेशन अनलेस एंड अनटिल एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिल जाता है, ठीक है। दिस वाज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ऑल राइट, देन एम्स एंड एडवांटेजेस ऑफ रेरा जो आपको पूछे गए थे, वेरी सिंपल। रियल एस्टेट के एम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे वो आपको बताने थे। 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ओके, दैट यू हैड टू राइट। बट क्वेश्चन 3 मार्क के लिए है तो 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स देने की ज़रूरत नहीं थी आपको कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने थे और आपको कोई भी 4 से 5 एडवांटेजेस बता देने थे। सो दे हैड आस्क्ड यू एम्स एंड एडवांटेजेस ऑफ रेरा। ऑल राइट, then section 2A, whether tea is a foodstuff or not, very simple they asked, but you're not just going to write plainly that no, tea is not a foodstuff. The answer is correct that tea is not a foodstuff, but उसके लिए आपको एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए था कि एसेंशियल कमोडिटीज कौन सी होती है, गिविंग एम्फसाइज टू फूडस्टफ्स। ओके, आपको कोई भी 4 से 5 एसेंशियल कमोडिटीज बतानी थी और फिर आपको ये बताना था कि एस सैम्यूल हैरिसन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये तय हुआ था कि टी इज़ नॉट अ फूड स्टफ, ठीक है, क्योंकि ये बेवरेज है, ये हॉट और कोल्ड कंज्यूम होता है, देयर इज़ नो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म एट ऑल। ऑल राइट, देन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, 3 मार्क के लिए पूछा हुआ था। दिस वॉज नथिंग बट सेक्शन 6 दैट दे हैड आस्क्ड। आपको पूछा गया था पेनल्टी प्रोविजंस फॉर विक्सेशियस सर्च, ओके, दैट यू हैड फॉर सेक्शन 42 जो आपको पेनल्टी बताई गई थी, ठीक है। विक्सेशियस सर्च, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है फिर भी ऑफिसर सर्च कर रहा है, सामने वाले को अगर दिक्कत हो रही है, अग्रीव्ड है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज और बोथ। दैट वाज द पेनल्टी प्रोविजन। कमिंग टू 4 काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज, आपको सेक्शन 6 वाली थी, ठीक है। देर आर ऑलमोस्ट 8 properties which can not be transferred, you had to write any 4 of them, okay, जैसे chance of heir apparent, right of re-entry, easement, okay, then right to future maintenance, right to sue, public officer cannot transfer his salary or any place of this public officer, stipends वगैरह transfer नहीं हो सकती, वो आपको बताना था over here, which was nothing but section 6 of transfer of property act. Section 6A, the last one, the last distinguish that you had. According to me, this time the distinguishes were very simple. Okay, only the direct question which created an issue for students was 6A. क्योंकि ये जो question है वो आज तक कभी नहीं पूछा गया था. But distinguish, if you see, they were very, very, very simple. Like check and bill of exchange. Can I say you had a lot of points over here? You had to write any 4 of them. ओके, जैसे आपने लिखा कि ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर, कुड बी एनी वन, ड्रॉन पेएबल ऑन डिमांड और आफ्टर साइट, ओके, डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस, डज रिक्वायर एक्सेप्टेंस, नो ग्रेस डेट्स आर रिक्वायर्ड, एनी 4 यू हैड टू एक्सप्लेन, नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी, ऐसा आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने थे.
ठीक है, ये पूछा गया था फ्रॉम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड फॉर सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर की अगर मैं बात करूँ तो आपको 4 मार्क का पहले पूछा गया था केस स्टडी और 3 मार्क का, यानी कि ऑलमोस्ट 7 मार्क्स दे आस्क्ड ओवर हियर। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड फॉर सर्विस। ओके, द मेन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ master servant relationship in contract of service and there is no master servant relationship in contract for service। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस वाली जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे इंक्लूड होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आते हो आप, क्योंकि आप एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में होते हो। ठीक है, यू हैड टू राइट द मीनिंग, द रिलेशनशिप एंड नेचर ऑफ वर्क। ओके, बिकॉज दिस इज अ शॉर्टर वन, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना पड़ता, ठीक है, टू जस्ट एक्सप्लेन देम कि कौन सी चीज़ यहाँ पे आएगी और कौन सी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होने वाली है। ओके, देन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, दिस वाज फ्रॉम सोगा, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, अगेन अ सिंपल वन। ओके, यहाँ पे भी आपको 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए थे। एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर, दिस वाज फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट समटाइम्स देयर आर नो डायरेक्ट 1-to-1 टी फॉर्मेट दैट यू कैन मेक, बट एक्चुअल एंड स्लीपिंग के लिए आप बना सकते थे, जैसे मीनिंग, उनके मीनिंग क्या है, उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, जैसे कि एक्टिव वाला एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट दे टेक पार्ट एंड दे डू नॉट टेक पार्ट इन एक्टिव मैनेजमेंट। देन डू दे रिक्वायर एनी काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस टू बी गिवन। तो अगर एक्टिव की बात करें तो येस, एंड स्लीपिंग की बात करें तो नो। ठीक है, क्या ये प्रॉफिट्स कमाते हैं या लॉसेस में भाग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? येस, बोथ ऑफ देम आर इनटू प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ओके, देन क्रेडिटर्स के लिए कौन अकाउंटेबल है? कहीं ना कहीं एक्टिव पार्टनर एंड नॉट द स्लीपिंग पार्टनर, बट येस फॉर पेनल्टी बोथ आर देयर, only for accountability active partner is more responsible. Okay, so you could have created the pointers like this. Definitely आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है we have given it in bullet formats. Okay, so जैसे he is not known to outsiders, he is known to outsiders, he shares the profits, he also shares the profits, does not take part in business, he takes part in business, unlimited liability, he also has unlimited liability. So like that you could have created your own thing. Can retire without giving public notice, but he has to give a public notice to retire. So this is how you could have created the distinguish. And the last one was again from Transfer of Property Act, okay, which was simple mortgage and mortgage by conditional sale over here. Simple mortgage and mortgage by conditional sale. Again, these are para formats, but you could have definitely created the distinguish between writing from the meaning, okay, then ownership, possession, all right, okay, then how about the sale, okay, consent, ठीक है। तो ऐसे करके आप 5-6 पॉइंट्स बना सकते थे। मीनिंग यहाँ पे मॉर्गेजर के पास होता है, यहाँ पे मॉर्गेजी के पास होता है ओनरशिप पोजेशन, ठीक है। पर्सनल लायबिलिटी होती है टू रीपे द डेट, लोन रीपे नहीं किया तो जो सेल हो चुका है वो गया, बट इन केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज द सेल विल हैपन लेटर ऑन। तो ऐसे करके आप वो 5 पॉइंट में डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपने ये टी फॉर्मेट में ही किया है एंड नो अदर फॉर्मेट ओवर हियर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स कुड बी डन इन टी फॉर्मेट नाइसली. So in and all, we complete the post-mortem of entire EBCL subject. I hope that after doing the analysis, आपके answers almost सही होंगे, ठीक है. Nevertheless, I assume that the attempt was really good for EBCL paper. Quite of the questions were very direct, okay, and bankable. But I hope आपने जिस तरह से systematically लिखना चाहिए था, आपने वो चीज़ की हुई है, ठीक है. For the people who have seen the video, okay, I would request that you analyze your marks quickly, all right. Secondly, जो attempt नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी, या जिन्होंने नहीं दिया हुआ है उनके लिए भी वीडियो बहुत essential है for you to understand कि किस तरह के questions कितनी बार पूछे गए थे in the last attempt, especially for December people.
ऑलराइट, इफ़ यू सी द ट्रेंड, आपको पता चलना चाहिए कि जो अमेंडमेंट थी वो ऑलमोस्ट 8 मार्क तक पूछे थे, ठीक है। आरबीआई का जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट 12 मार्क्स तक पूछा हुआ था. सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसम्बर पीपल एज वेल. ऑलराइट, that's all from my side. We meet in the next video. Thank you so much.